आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनालिटिकल रीजनिंग एमसीक्यूज को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है। एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो, लॉजिकल रीजनिंग के हो या कोई और इस तरह की जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि क्रिटिकली कोई क्वेश्चन दिया और आपने उसे एनालाइज करके उसका आंसर फाइंड करना है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चन। तो लास्ट वीडियो में भी हमने एलिमिनेटिंग मेथड को पढ़ा। जो सेकंड मेथड होगा वो आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स होगा और इसके रिलेटेड भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हम स्टडी करेंगे। थर्ड नंबर पे है बाय कंपैरेटिव एनालिसिस। ये कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में भी लास्ट वीडियो में, अगर आपने उसे पहले नहीं देखा तो उस वीडियो को लाजमी देखो, क्योंकि मैंने टाइप्स के बारे में भी बताया था और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि किस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे। आज हम 4-4, 5-5 एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और कुछ नए टिप्स और ट्रिक्स को भी साथ स्टडी करेंगे। तो इसमें भी हम कंपैरेटिव एनालिसिस में टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे और इसके साथ हम रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग होता क्या है? Analytical reasoning involves the ability to analyze information, draw conclusion, and solve complex problem. If A is taller than B, B is taller than C, who is the shortest? मतलब A B से बड़ा, B C से बड़ा, तो सबसे छोटा कौन सा है? तो इस तरह ये क्वेश्चन होते बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी टेक्निक्स की जरूरत होती है कि इन्हें कैसे सॉल्व करें। हमने एनालाइज ये किया कि A B से बड़ा, B C से बड़ा है, तो फिर हमारे पास सबसे छोटा कौन होगा? तो अब हमने इसमें एनालाइज करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? एक मेथड होगा, एक टेक्निक होगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो टेक्निक बताई थी एलिमिनेटिंग मेथड, उसमें क्या है, सबसे पहले आपने बिल्कुल जो इरेलीवेंट है ना आंसर, उसे निकाल देना। मतलब कि यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, इसको आपने निकाल देना है क्योंकि बिल्कुल इरेलीवेंट है, क्योंकि कोई ना कोई छोटा यहाँ पर होगा डिजिट जिसका कोई नेम है, वो नेम इन तीन में से है। अब मैंने आपको बताया था कि तीन में से दो करीब करीब होंगे, एक आपका आंसर होगा। अब आप खुद पहले अंदाजा लगा लें कि आपको इसमें कौन सा आंसर ठीक लग रहा है, कि इसमें सिंपली जो छोटा है वो सी होगा। कुछ और भी एग्जांपल इसके साथ हम देखते हैं जिससे आपको जरा और अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एवरी स्टूडेंट इन द क्लास स्टडीड आइदर मैथमेटिक्स और साइंस एंड जॉन स्टडीड साइंस, व्हाट कैन यू कंक्लूड? अब ये एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ साइंस पढ़ रहे हैं और जॉन भी उसी क्लास के अंदर है। तो जॉन क्या पढ़ेगा? जॉन साइंस पढ़ रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ। अब इसमें जो आंसर है वो पूछा गया कि आपने बताना कि आपको क्या लगता है, व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब इसमें कीवर्ड वाला जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी पहले, उसे अप्लाई करें, फिर एलिमिनेटिंग मेथड को, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस को। इन तीन टेक्निक से ही आपका आंसर निकल आएगा। तो पहला ऑप्शन है जॉन स्टडीड मैथमेटिक्स, उसके बाद जॉन डज नॉट स्टडी मैथमेटिक्स, थर्ड है जॉन स्टडीड बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, और लास्ट में है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर मेन इंफॉर्मेशन क्या है कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे मैथ और कुछ साइंस पढ़ रहे हैं और जॉन सिर्फ साइंस पढ़ रहा है। तो हमें इससे क्या लगा कि जॉन जो है वो मैथ भी पढ़ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैथ और साइंस, मतलब मैथ भी पढ़ रहे हैं और साइंस भी। तो इसमें ये कन्फ्यूजन है कि अब जॉन साहब मैथ भी पढ़ रहा है कि नहीं, साइंस तो उसके बारे में है। तो आपको इसमें क्या लगता है कि साइंस के साथ मैथ होगा या नहीं? तो यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन में देखिए मैथ और साइंस लिखा हुआ है, या तो मैथ पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया उसने। जो साइंस पढ़ रहा है इसका मतलब वो साइंस ही पढ़ रहा है, वो मैथ नहीं पढ़ेगा। तो आपको इसमें से आंसर जो मिलेगा वो जो ठीक होगा वो आपने बता देना। मैं आपको बता देता हूँ इसका जो आंसर है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जॉन डज नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। क्योंकि यहाँ पर अब मेन इंफॉर्मेशन क्या है, जॉन साइंस पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये मैथ नहीं पढ़ेगा। तो बाकी ऑप्शन भी करीब करीब है। तो मैंने वो जो आपको टेक्निक बताई थी उस पर भी नहीं आपने जाना कि जो आंसर सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, तो उसको भी आपने हाईलाइट नहीं करना। आपने यहाँ क्वेश्चन में हाईलाइट करना कि मेन इंफॉर्मेशन क्या है, क्या पूछ रहे हैं। बाकी ऑप्शन भी ठीक लग रहे हैं, तो मैंने ये दूसरा ही क्यों सिलेक्ट किया वो आपको बता दिए। फर्दर इसको एक्सप्लेनेशन में देख लें। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड यू कैन कंक्लूड दैट जॉन डज नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। मतलब जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है हमने उसके मुताबिक बताना है। इंफॉर्मेशन जो दी गई है उसमें कहा गया कि जॉन साइंस नहीं पढ़ रहा, साइंस पढ़ रहा, मैथ नहीं पढ़ रहा। मतलब कि साइंस सिर्फ पढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैथ नहीं पढ़ रहा ना, तो सिंपली आंसर है। इस तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल जो है, इफ ऑल रोजेज आर फ्लावर्स एंड सम फ्लावर्स फेड क्विकली। मतलब कि जितने भी फ्लावर्स दिए हुए हैं, फूल दिए हुए हैं,
उसमें से कुछ हल्के हो गए, मध्यम हो गए या मुरझाने लग गए, कैन वी कंक्लूड दैट सम रोज फेड क्विकली, क्या ये हम कह सकते हैं कि जल्दी सारे मुरझा गए फूल? तो इसमें अब आंसर है, क्वेश्चन है यस, जो सेकंड ऑप्शन है बी, नो, थर्ड ऑप्शन है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, और डी है ऑल रोजेस फेड क्विकली। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको इसका आंसर क्या लगता है। इसका आंसर मैं फिर वहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपका कौन सा आंसर ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल 4 उसकी तरफ मूव करते हैं। इफ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b माइनस c? a और b की वैल्यू को ऐड करें, c को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर आ जाएगा। तो b ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरह एक और एग्जांपल है लास्ट इस कैटेगरी की, उसमें ये है इन ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर 2, 5, 10, 17 व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। मतलब कि ये इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस के बारे में पूछा जाता है। अब इस तरह आपने देखना है कि पहले 2 डिजिट्स के दरमियान कितने नंबर्स का फर्क है, दूसरे और तीसरे नंबर के दरमियान कितने डिजिट्स का फर्क है, और तीसरे से चौथे, इससे आपको एक सीक्वेंस पता चल जाएगा। मतलब इसके दरमियान 2 हैं, इसके दरमियान 4 है फॉर एग्जांपल, और इसके दरमियान 10 हो गए, डबल होते जा रहे हैं। तो इस तरह आपको सीक्वेंस का पता चलेगा। तो यहाँ मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ, आपने अब बताना है कि इन चारों में से कौन सा ठीक होगा, 22, 24, 26 या 28। तो ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आपने कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी मुझे बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक लगता है, ताकि मुझे पता चले कि पिछली जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनकी आपको अच्छे से समझ आ गई है। क्योंकि जिन्होंने उन वीडियो को देख लिया वो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन और आंसर यहाँ पर दे देता हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके इसे एक बार रीड कर लें। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जाते हैं, इलिमिनेटिंग मेथड टू सॉल्व एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। मतलब कि एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो, कंपैरेटिव एनालिसिस हो, जो भी हो, उसमें हमने अब क्या देखना है कि इलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ कैसे करेंगे और अपना आंसर कैसे फाइंड करेंगे। इलिमिनेटिंग मेथड पहले बता चुका हूँ, 4 में से एक ऑप्शन ऐसा ढूंढना जो बिल्कुल 100% इररेलेवेंट हो, वो ढूंढ लिया तो आंसर समझे मिल गया। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके साथ फिर हमें पता चल जाएगा। क्वेश्चन है इफ़ ऑल कैट्स हैव टेल्स, मतलब अगर सारी बिल्लियों की टेल्स हैं, एंड मिटन्स इज ए कैट, व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब ये नेम भी हो सकता है, तो इससे ये पूछा जा रहा है कि आप क्या कंक्लूड करेंगे, आपको क्या लगता है। मिटन हैज़ टेल और मिटन डज नॉट हैव टेल। अब आपको ये नहीं पता कि मिटन क्या है, अब आपने इसका आंसर कैसे देना मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले 4 ऑप्शंस देख लें। इस तरह जो थर्ड वाला ऑप्शन है सम कैट्स डोंट हैव टेल्स, और उसके बाद नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। अब आपको ये देखना होगा कि मेन इंफॉर्मेशन कौन सी है। अब मेन इंफॉर्मेशन इसमें ये है कि ऑल कैट्स हैव टेल्स, आगे नहीं देखना। इस तरह बाद का क्वेश्चन होता है कि मेन इंफॉर्मेशन के बाद आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ऐसी स्टेटमेंट लिख दी जाती है जो बिल्कुल आपके लिए अननोन हो, आपने पहले कभी भी ना पढ़ी हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने सिर्फ फोकस कहाँ करना है, मेन इंफॉर्मेशन पे। मेन इंफॉर्मेशन क्या है, इफ़ ऑल कैट्स हैव टेल्स, मतलब ऑल कैट्स हैव टेल्स, और इसमें मिटन इज ए कैट, मतलब ये नेम बता दिया उसने कि ये भी कैट है, तो इसका मतलब सिंपली है कि इसकी भी टेल होगी, मिटन हैज़ अ टेल। तो इस तरह आप इसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करके, मेन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करके आंसर ले सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। और इसमें टिप्स और ट्रिक्स क्या है, रिकॉग्नाइज डैट इफ ऑल कैट्स हैव टेल, मिटन ऑल्सो हैव टेल। तो वही चीज़ें जो मैंने आपको पहले बता दी है। सेकंड एग्जाम्पल तरफ जाते हैं, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। इफ सम स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल एंड जैक प्लेज बास्केटबॉल, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह मैच होता है। जैक डज नॉट प्ले बास्केटबॉल, जैक प्ले बास्केटबॉल, नो स्टूडेंट प्ले बास्केटबॉल, इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। अब इन चारों ऑप्शन में से आपने बताना है कि आपको कौन सा ठीक लगता है। इसके साथ हम पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर बी होगा, और इसमें जो टिप्स हैं वो भी आपने इसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है कि इफ़ ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड पिजन्स कैन नॉट फ्लाई, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो इसमें ये पूछा गया है कि सारे अगर परिंदे उड़ सकते हैं और कबूतर अगर नहीं उड़ सकता, तो फिर आपको क्या लगता है कि पिजन्स आर नॉट बर्ड्स, पिजन्स कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अब आपने बताना है कि इसमें आंसर कौन सा आपको लग रहा है। तो पहले आप मेन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट करें, उसके बाद इलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करें, और फिर उसके बाद आप आंसर निकालें। तो इलिमिनेटिंग मेथड में क्या होगा, पहला आपने वो ऑप्शन ढूंढना जो बिल्कुल इरेलीवेंट हो, 100%।
मतलब पिजन्स आर नॉट बर्ड्स। क्या आपको ये लगता है कि इसे एलिमिनेट कर दिया जाए तो बाकी तीन करीब करीब हैं? सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। तो आपको इसमें क्या लगता है? तो इसमें पहले वाले ऑप्शन को भी आप एलिमिनेटिंग मेथड के तौर पे कर सकते हैं, इसे निकाल सकते हैं। पिजन्स कैन फ्लाई, ये उड़ तो सकते हैं, ये तो 100% है, लेकिन हमने देखना है मेन इंफॉर्मेशन के मुताबिक आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, हो सकता है कोई ऐसा परिंदा हो जो उड़ भी ना सकता हो, जो हमें ना पता हो। तो इस तरह आपने पहले एलिमिनेटिंग मेथड का यूज़ करना है। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसमें हम आंसर कौन सा ठीक लग रहा है, मुझे जो ठीक लग रहा है वो तीसरे वाला है, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। उसकी रीज़न ये है कि इसमें क्वेश्चन में बताया इफ़ ऑल बर्ड्स फ्लाई एंड पिजन कैन नॉट फ्लाई। अब यही हमारी इंफॉर्मेशन है मेन, कि सारे बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, पिजन फ्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? कुछ बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन से ही आंसर मिल गया। तो इसका मतलब क्या है? सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये सबसे करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसमें जो कुछ एक्सप्लेनेशन है, टिप्स हैं, उन्हें भी आपने पढ़ लेना है। वही चीज़ है जो मैंने पहले आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, इफ जॉन इज ए डॉक्टर एंड डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट जॉन। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं। अब इन 4 ऑप्शंस को आपने रीड करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आंसर बताएं, ताकि मुझे पता चले कि जो पीछे हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं आपको उनकी समझ आ गई। नेक्स्ट और लास्ट जो एग्जांपल है वो एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें जो क्वेश्चन है, इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड दिस शेप इज स्क्वायर व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब इसमें हमने ये बताना है कि अगर हमारे पास स्क्वायर्स जो दिए हुए हैं वो सारे रेक्टेंगुलर शेप में एंड दिस शेप इज स्क्वायर, इफ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, अगर सारे स्क्वायर जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में एंड दिस शेप इज स्क्वायर व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो पहले हम इसके ऑप्शन देखते हैं। दिस शेप इज नॉट ए रेक्टेंगल, उसके बाद दिस शेप इज रेक्टेंगल, उसके बाद सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब मैंने आपको पहले बताया है ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये इस तरह के जितने भी ऑप्शन होते हैं पहले वो निगलेक्ट कर देने, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपका वो वाला आंसर नहीं होगा। अब एलिमिनेटिंग मेथड और कीवर्ड्स का यूज़ करते हैं। दिस शेप इज़ नॉट ए रेक्टेंगल, तो यहाँ पर तो रेक्टेंगल मेंशन किया हुआ। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, या दूसरा जो है दिस शेप इज़ रेक्टेंगल, तो ये भी बताया हुआ है कि शेप रेक्टेंगल भी है हमारे पास। सम रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये भी बताया हुआ है, मतलब कि ये भी करीब करीब लग रहा है। तो ये एक क्वेश्चन में से जो आंसर है चारों में से वो तो हमने निकाल दिया। जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, इसे हमने निकाल दिया। अब अगर इसमें ये देखा जाए, जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो दोनों आपस में करीब हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको भी बताई थी कि पहले आपने एलिमिनेटिंग मेथड से ही एक ऐसे ऑप्शन को रिमूव कर देना जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। उसके बाद 2 ऑप्शन करीब होंगे, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो वाले दोनों आंसर नहीं होते, उसके अलावा जो एक रह जाता है वो आंसर होता है। लेकिन ये 100% अप्लाई नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। तो इसमें भी हम यही देखते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रही तो मैंने इस टेक्निक को अप्लाई किया और उससे मैं सेलेक्ट करता हूँ कि जो मेरा ऑप्शन है वो बी ठीक होगा, ए और सी बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो इसे मैं चूज़ नहीं करूँगा। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसे एलिमिनेटिंग मेथड के ज़रिए निकाल दिया। तो इसका आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर भी बी ही है। तो इसी तरह इसमें अगर आपने टिप्स और ट्रिक्स के बारे में जानना, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ये देखिए, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया कि इफ़ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल एंड दिस शेप इज स्क्वायर इट कैन बी कंक्लूड दैट दिस शेप इज आल्सो ए रेक्टेंगल, एलिमिनेटिंग ऑप्शन ए सी एंड डी। मतलब ए सी और डी को हम निकाल देंगे तो पीछे एक ही ऑप्शन बचेगा, वो बी है, वो हमारा ठीक होगा। तो मैंने रीज़न भी बता दिया आपको, साथ एक्सप्लेन भी कर दिया। इस तरह फर्दर कुछ टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आप आइडेंटिफाई करें रिलेशनशिप को, उसके बाद एलिमिनेट करें, मतलब एक ऐसा ऑप्शन जो बिल्कुल लाइक नहीं कर रहा, अनलाइक ऑप्शन है, उसे रिमूव कर दें। उसके बाद आप चेक करें कॉन्ट्रडिक्शन को। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा? मतलब जो अपोजिट बात की गई है, अगेंस्ट इंफॉर्मेशन है, जो आपका क्वेश्चन है उससे अगेंस्ट जो भी इंफॉर्मेशन है उसे निकाल दें। और लास्ट में आप कीवर्ड के ऊपर हमेशा फोकस करें, एलिमिनेशन प्रोसेस का यूज़ करें, और लास्ट में कीवर्ड्स के ऊपर लाजमी फोकस करें। कीवर्ड्स से ही आपको तकरीबन 75% आंसर मिल जाता है। बाकी का जो रह गया एलिमिनेटिंग मेथड से यूज़ कर लें, रिलेशनशिप से इसे यूज़ करें तो आप एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है जिसमें हम बात करेंगे एमसीक्यूज को सॉल्व आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स के जरिए कैसे करें। मतलब आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स ये पहले भी बहुत डिटेल से बता चुका हूँ
कि क्वेश्चन के अंदर एक मेन इंफॉर्मेशन होती है, वही हमारा कीवर्ड होता है। उसे अभी एग्जांपल से देखते हैं। तो इस मेथड से हम कैसे एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल जो 1 है और उसमें क्वेश्चन है, इफ ऑल डॉग्स बार्क एंड रोवर इज ए डॉग व्हाट कैन यू कंक्लूड। पहले बताया गया सारे डॉग्स जो हैं ये बार्क करते हैं, और ये एक नेम बताया गया डॉग का, वो भी डॉग है, तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है वो भी बार्किंग करेगा। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको जो आंसर ठीक मिलेगा वो ए है, रोवर बार्क्स। अब इसमें क्या है, आपको ये बताया गया है कि आपने कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो पहला कीवर्ड है ऑल डॉग्स और दूसरा है रोवर। इन दोनों को मैच करके देखें, आंसर आपको मिल जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। इफ सम स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी एंड मैरी स्टडी बायोलॉजी व्हाट कैन यू कंक्लूड। अब मैरी भी कोई स्टूडेंट होगी और सारे स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। जो करीब करीब ऑप्शन होगा, वैसे तो चारों ठीक लगेंगे, लेकिन जो बिल्कुल ठीक होगा, आइडेंटिफाइंग कीवर्ड। मतलब कीवर्ड इसमें क्या है, स्टूडेंट स्टडी बायोलॉजी और मैरी भी स्टडी बायोलॉजी करती है, तो व्हाट कैन यू कंक्लूड, तो इसमें बायोलॉजी वाला ही आंसर होगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। तो इसलिए इसे कहेंगे मैरी स्टडीड बायोलॉजी। अब इसमें जो डिटेल है इसमें कीवर्ड्स वाली, वो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार रीड कर लें। हम जल्दी नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इफ़ नो रेप्टाइल्स कैन फ्लाई एंड ए टर्टल इज ए रेप्टाइल व्हाट कैन यू कंक्लूड। टर्टल जो है ये कछुए को कहा जाता है और ये रेंगने वाले मतलब रेप्टाइल, व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो इसमें मेन जो इन्फॉर्मेशन है, रेप्टाइल्स कैन फ्लाई और उसके बाद टर्टल इज ए रेप्टाइल। इन दोनों कीवर्ड्स को आपने मैच करना है, आइडेंटिफाई करना है, और इसमें से इन चारों ऑप्शन में से अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक लगता है। इसी तरह 4th एग्जाम्पल है, इफ ऑल स्क्वायर्स हैव 4 साइड्स एंड दिस शेप इज स्क्वायर व्हाट कैन यू कंक्लूड। आपके पास अगर एक शेप है वो दी गई है और उससे पहले आपको बताया गया है कि हर साइड से, चारों साइड से इसकी शेप स्क्वायर शेप बनती है, मतलब कि हर साइड से 90 का एंगल बनता है। तो आपने बताना है कि वो शेप जो आपके पास है वो स्क्वायर होगी या नहीं होगी। अब इसमें आपने गिवन इंफॉर्मेशन में देखना है, ऑल स्क्वायर्स हैव 4 साइड, मतलब जहाँ भी स्क्वायर होगा उसकी 4 साइड्स होंगी और जो शेप है वो आपकी स्क्वायर है, तो आंसर हमारा स्क्वायर वाला ही होगा, जो स्क्वायर वाली जो कीवर्ड है उसको सेटिस्फाई करेगा। अब ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से अब हमने देखना है कि कौन सा आंसर ठीक है। दिस शेप हैज़ मोर देन 4 साइड्स, मतलब जब हमारे पास सारी साइड ही स्क्वायर हैं, तो जो हमारे पास शेप दी हुई है वो स्क्वायर है, तो इसमें हम क्या कंक्लूड करेंगे। दिस शेप हैज़ मोर देन 4 साइड्स, क्या फिर 4 से ज़्यादा साइड्स हैं, क्योंकि 4 साइड्स की तो स्क्वायर है, तो ये शेप फिर स्क्वायर कैसे होगी। दिस शेप हैज़ एक्सट्रीमली 4 साइड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी 4 साइड्स हैं या 4 से ज़्यादा हैं। उसके बाद सी सम स्क्वायर डू नॉट हैव 4 साइड्स, तो ये भी मुमकिन है, लेकिन ये हमारे कीवर्ड को मैच नहीं कर रहा, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अब इसमें आपने देखना है कि एक ऑप्शन को एलिमिनेटिंग मेथड से निकाल दो। ये 4th ऑप्शन में पहले आपको बताया हुआ, जहाँ कहीं ये वाला हो, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनटू, ऑन टू, या इस तरह वाली कोई भी जो कंडीशन लग रही है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन को निकाल देते हैं। 3 रह गया, 3 में से 2 करीब करीब होंगे। अब पहला और तीसरा ये बिल्कुल करीब करीब लग रहा है, तो मैंने आपको पहले बताया कि जो करीब लग रहे हैं उन्हें आपने नहीं चूज़ करना। तो जो दूसरा है ये मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, दिस शेप है एग्जैक्टली 4 साइड, तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या आंसर है। तो इसका आंसर भी बी ही है, दिस शेप हैज़ एग्जैक्टली 4 साइड। एक्सट्रीमली मैंने कह दिया था, ये एग्जैक्टली है। दिस शेप हैज़ एग्जैक्टली 4 साइड। अब इसमें जो टिप्स हैं वो आपके लिए ये हैं कि जो कीवर्ड्स दिया हुआ है वो है ऑल स्क्वायर्स और दिस शेप, इन 2 चीज़ों को आपने मैच करना है। जितने भी स्क्वायर्स हैं और ये वाली जो शेप है उसमें भी क्या होगा, 4 साइड्स ही होंगी, क्योंकि हमने कंडीशन को मैच करना बाय आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिसमें अब लास्ट एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, बाकी आप खुद एग्जांपल इन्हें खुद से सॉल्व करें जो बुक्स में आपके पास दिए हुए एमसीक्यू, फिर आपने बताना है कि उससे आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। तो एग्जांपल 5, नो इंसेक्ट्स हैव बोन्स एंड ए स्पाइडर इज एन इंसेक्ट व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट स्पाइडर। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपने मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें से आपको कौन सा आंसर लग रहा है, ताकि मुझे पता चले कि आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए हैं या नहीं है।
यहाँ पर कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आइडेंटिफाइंग कीवर्ड्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आपने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने अंडरलाइन करना है, मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन मेन कीवर्ड है उसे अंडरलाइन करें। उसके बाद आपने रिलेशनशिप, मतलब जो रिलेट करें, जैसे अभी हमने पीछे रिलेट करके देखा है, रिलेशनशिप को आपने ज़रूर फाइंड करना है और उसे देखना है। उसके बाद आपने क्लूज़ को ज़रूर देखना है। अभी हमने पीछे देखा स्केयर्स और एक सर्कुलर शेप थी, या स्केयर और शेप के बारे में बताया होता, तो वो क्लू था वहाँ पर कि सारे के सारे जो स्केयर्स हैं, सर्कुलर शेप है, वो स्केयर भी हैं, मतलब जितनी भी दायरे वाली शक्लें हैं वो सारी स्केयर वाली शेप में भी हैं। तो मतलब ये क्लू था हमारे पास। तो इस तरह जो क्लू वाले होंगे आपके पास कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन दी उसे आपने देखना है और डीपली स्टडी करना है। और उसके बाद क्वालिफायर्स, ये भी मैं पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ क्वालिफायर्स कौन से हैं। मतलब जहाँ पर लिखा हो ऑल, सम, नो, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनसे जो भी वर्ड्स बनते हैं उन ऑप्शंस को आपने कंसीडर नहीं करना, वो हमेशा रॉन्ग ऑप्शन ही होते हैं। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप प्रैक्टिस करें। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की आपको समझ आएगी। अब हम थर्ड मेथड की तरफ जाते हैं जो है कंपैरेटिव एनालिसिस। अब एमसीक्यूज को सॉल्व करने का ये तीसरा मेथड है कंपैरेटिव एनालिसिस, जिसे हमने स्टार्ट में भी थोड़ा सा देखा था। तो इसकी एग्जांपल को हम देखते हैं और इसमें एक क्वेश्चन है, इफ़ ऑल कार्स आर व्हीकल एंड सम व्हीकल्स आर रेड विच कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। मतलब कि जितनी भी कारें हैं वो सारी हमारे पास व्हीकल्स में आती हैं और कुछ व्हीकल्स रेड हैं। अब इसमें हमने जो आइडेंटिफाई मेथड वाला था, आइडेंटिफाई कीवर्ड्स वाला, वो मेथड भी यूज़ करेंगे, इलिमिनेटिंग भी, और फिर हम कंपेयर करके देखेंगे हमारा आंसर कौन सा ठीक है। तो ऑल कार्स, एक ये इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सम व्हीकल्स आर रेड, और इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑल कार्स आर रेड, उसके बाद जो सेकंड आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है सम कार्स आर रेड, और थर्ड जो है नो कार्स आर रेड, ऑल व्हीकल्स आर रेड। अब आप पहले से खुद डिसाइड कर लें कि आपको इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है। तो ये जो ऑल व्हीकल्स आर रेड, जैसे मैंने आपको बताया ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन मोस्टली ठीक नहीं होते। तो अगर आप क्वालिफायर्स का अप्लाई करें, ये वाला जिसमें ऑल आ रहा है इसमें नो आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। पीछे दो ऑप्शन रह गए, पहला और दूसरा। ऑल कार्स आर रेड, तो क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया कि सारी की सारी कार्स जो है वो रेड होंगी, बल्कि यहाँ कहा गया सम व्हीकल्स, तो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर देखते हैं। जी बिल्कुल, बी ऑप्शन है इसका आंसर, सम कार्स आर रेड। अब मैंने इसमें टिप और ट्रिक क्या अप्लाई की है, इसमें मैंने पहले तो कीवर्ड निकाला है, फिर उसके बाद कंपेयर किया, और फिर लॉजिकल रीजनिंग से इजीली आंसर निकाल लिया। इस तरह यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपने इसे सॉल्व करके और मुझे इसमें कमेंट सेक्शन में आपने इसके बारे में बताना है कि आपको इसमें कौन सा आंसर लगता है। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, जिसका क्वेश्चन है, इफ ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स एंड एप्पल्स आर फ्रूट्स व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट एप्पल्स। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, इसके फोर ऑप्शन है, एप्पल डू नॉट हैव सीड, एप्पल हैव सीड, नो फ्रूट हैव सीड्स, एंड लास्ट में है एप्पल्स आर नॉट फ्रूट। अब आपने यहाँ पर देखना है कि आपको कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक लगता है। तो पहले आपने कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना है, कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, इलिमिनेट वाला मेथड यूज़ करना है, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो बी ही ठीक होगा। तो आंसर इसका बी ठीक होगा जो मुझे लग रहा है। और फिर टिप्स जो इसमें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे एक बार रीड कर लें, और उसके बाद हम थर्ड से नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही है। तो इफ़ सम एम्प्लॉय वर्क ओवर टाइम एंड ऑल एम्प्लॉय रिसीव बोनसेस व्हाट कैन यू कंक्लूड। तो सम एम्प्लॉय वर्क ओवर टाइम, कुछ एम्प्लॉय, जो कुछ लोग हैं वो ओवर टाइम लगाते हैं, और ऑल एम्प्लॉय रिसीव बोनस, बोनस सबको मिलता है। तो आप इसमें क्या कंक्लूड करेंगे, सम एम्प्लॉय वर्क ओवर टाइम, मतलब सम ओवर टाइम, ऑल बोनसेस। तो इन दोनों कंडीशंस को आपने माइंड में रखना और देखना है कि इनमें से इन फोर ऑप्शन में से आपको कौन सा ठीक लगता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल एम्प्लॉय हु वर्क ओवर टाइम रिसीव बोनसेस, एक ये ऑप्शन है, सम एम्प्लॉय हु वर्क ओवर टाइम डू नॉट रिसीव बोनसेस, तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं होता, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। ये वाला नो वाला ऑप्शन है, मतलब जहाँ नो लिखा होता है, आर लिखा होता है, वो ऑप्शन नहीं होते, तो ये नीचे वाले हम तीनों निकाल दें, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर है जी ए। अब इसमें जो मैंने टिप और ट्रिक्स यूज़ की हैं वो आप इसे रीड कर लें, जो मैंने आपको वैसे ही बता दी। लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, इफ़ नो ट्राइंगल एंड सर्कल्स एंड सम सर्कल्स आर रेड,
तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले सॉल्व किए। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं, आपको अब ये बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि इसके साथ का पहले मैं एक समझा चुका हूँ। तो अब आपने इसे खुद से सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो वो पिछली जो तीनों टेक्निक्स हैं, बाय कंपैरेटिव एनालिसिस भी, लॉजिकल रीजनिंग भी, एलिमिनेटिंग मेथड भी, इन सबको यूज़ करते हुए आपने बताना है इन दोनों के आंसर्स क्या होंगे। लास्ट में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जब भी कंपैरेटिव एनालिसिस वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपने क्या करना है, ओवरलैपिंग जो स्टेटमेंट है आपने वो देखनी है। ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि जो दो चीज़ें आपके पास मैच हो रही हैं, या तो उनका डिफरेंस आ रहा होगा या दोनों बिल्कुल सेम लग रही हैं स्टेटमेंट के अंदर, उन्हें आपने चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई स्टेटमेंट डेट ओवरलैप और इंटरसेक्ट, मतलब जो कॉमन आ रही है। एनालाइज द लॉजिकल कंसिक्वेंसेज। तो लॉजिकल क्वेश्चन जहाँ पर भी होंगे या क्रिटिकल थिंकिंग के होंगे या एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, आपने वहाँ क्या करना, जो भी स्टेटमेंट दी होगी उस स्टेटमेंट में कुछ कॉमन आ रहा होगा, आपने एनालाइज करके पहले वो फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आप डायग्राम, वेन डायग्राम्स भी बनाई जाती हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकें। क्योंकि अगर आप खुद ब्रेन में सोचेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड डी ग्रेटर देन ए, तो देन व्हाट विल बी द ए, या हु विल बी द स्मॉलर एंड हु विल बी द लार्ज, तो आप अपने ब्रेन में इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इसे खुद से पेपर पे ड्रा करके देखना है और फिर आपने उसमें से आंसर निकाल लेना है। तो ये दो आपको मैंने टिप्स बता दें। थर्ड है, कंसीडर क्वांटिटी एंड स्कोप। मतलब आपको जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्वांटिटी और स्कोप को ज़रूर देखना कि आपने जो आंसर देना है वो क्वेश्चन के मुताबिक देना है, क्वेश्चन से निकलना नहीं है। और जितनी बात क्वेश्चन में की गई है, जहाँ सम लिखा हुआ है, आपने उसे सम ही कंसीडर करना है और उसे नोट करना है हाईलाइट करके। तो क्वांटिटी और स्कोप का आप यूज़ करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर आल लिखा हो, नो लिखा हो, तो आपने इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करना। आल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, इन्हें नहीं, ये वाले आंसर नहीं लेने। उसके बाद एलिमिनेट वाला मेथड मैं आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल से बता चुका हूँ। और लास्ट में कंपेयरिंग स्टेटमेंट वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें क्या होता है कि आपने कंपेयर करना होता है, दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है दो चीज़ों की, आपने उन्हें कंपेयर करना और उससे आंसर निकालना है और इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। इसके अलावा आपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना।